हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो इससे पहले वाला जो पार्ट है, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये सीडीपी और पेडागोजी की क्लास है, जो कि हम 15 क्वेश्चंस करके कर रहे हैं 2 पार्ट में, ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग देख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि एग्ज़ाम डेट जो है सीबीएसई ने नोटिस दे दिया है। सीटेट एग्ज़ाम जो है वो आपका 7 जुलाई को होने वाला है। तो अभी से आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना, तभी तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्यालयों में समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ठीक है, क्या है? देखिए, को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर का उद्देश्य रखना चाहिए। ये सब दूर करने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम बता पाएंगे ना कि कौन सा सही है। अगला क्या है कि समावेशी शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए। उनका वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। बेटा, कहीं भी वर्गीकरण आ गया वो गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड है। समावेशी शिक्षा को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। कहीं भी केवल आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड है, हटाइए। आप टैग वर्ड से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। समावेशी शिक्षा को बच्चों को अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथकीकरण, भैया पृथकीकरण, वर्गीकरण, ये सब गलत माने जाते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड है। कहीं कभी भी आपको बच्चों की वर्गीकरण, पृथकीकरण नहीं करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें आप किसी व्यक्ति या समूह विशेष जो भी भेदभाव है उनको दूर कर उद्देश्य रखना चाहिए, एक समान उद्देश्य रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17वां है। क्या पूछा गया है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, और उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। नहीं भैया, रटना नहीं है। प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। तो किसी एक ही समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है और केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न नहीं पूछने हैं। ठीक है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर हम उनके रचनात्मक रूप को विकसित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 18वां प्रश्न क्या पूछा गया है? कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? जो क्लास में विविधता होती है उसको पोषित करने के लिए, मतलब विविधता ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें समता। देखिए, पृथक्करण, नामीकरण, नकारात्मक भेदभाव, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड दे रखे हैं। हमें सीधे सीधे आंसर पता चल रहा है। अब आप बोलेंगे समता और समानता क्या होता है? तो समानता में यदि हम बात करें तो सभी बच्चों को समान रूप से देना। बच्चे को चाहे थोड़ी नीड हो या कितनी भी नीड हो, तो सबको एक बराबर देना। समता में है कि बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको क्या है, संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। बच्चे को यदि ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा नीड है समझने की, तो उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार ही हम उसे संसाधन उपलब्ध करवाएं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 19 नंबर में, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। बेटा, हतोत्साहित जो है एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हम कभी हतोत्साहित नहीं करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को उनके अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, यहाँ पे प्रोत्साहित दिया है, लेकिन केवल प्रभावशाली बच्चों को ही प्रोत्साहित करेंगे क्या? ये भी नहीं होगा। सॉरी। फिर क्या है? केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो केवल प्रोत्साहित देख के ही ना आप टिक मान देना, ये सही हो जाएगा। आपको आगे भी पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है? अपने अनुभव साझा करने चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा ही टीचर हो जो खुद के अनुभव साझा करे और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए क्या करे? प्रोत्साहित करे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जैसा कि पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। भाई 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। गुणज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र, गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। अगर भाई गुणज वैकल्प से बच्चा जूझ रहा है तो ये सब उपलब्ध कराइए, सही है।
अगर ये देखिए कि अगर आपका ए गलत है तो बी भी गलत होगा, मतलब तर्क भी गलत होगा, और ये सही है तो नहीं बोल सकते हैं, हमें दोनों अच्छे से पढ़ने होंगे। स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। हाँ, तो ये बात भी सही है, दोनों बातें सही कही गई हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गत्यात्मक वाला आपका अलग सेंस चला गया। ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। भाई, बाधित होने की बात बोली गई है, किसके द्वारा बाधित होती है? अनुरूपित सोच, स्वानुभावित साधन, लक्ष्य विश्लेषण, प्रकार्यात्मक स्थिरता। ठीक है, तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में जो कार्यात्मक स्थिरता है वो किसी व्यक्ति की मतलब किसी चीज़ को स्थिर कर दे रही है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके द्वारा। बाकी स्वानुभव से तो उसकी क्षमता बढ़ेगी, अनुरूपित सोच से भी बढ़ेगी, और किसी चीज़ के विश्लेषण करने से भी उसकी जो समस्या है वो हल हो सकती है, उसकी सोच बढ़ेगी। चलिए, अभिकथन और तर्क का देखिए फिर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्या है? अभिकथन, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, मतलब शिक्षक ये कह रहा है कि बच्चों की जो भी संभावना है, जो भी उसको प्रस्तुत करने के लिए उसके प्रयासों में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो सही कही गई है। नेक्स्ट में क्या है? तर्क में कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों को क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, और ये सही व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों सही हैं, तो इसके लिए हम आंसर ए चूज़ कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है हमारा। चलिए एक साथ इसके ऑप्शन कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है? ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, नहीं करने की बात की गई है, नेगेटिव है आपका प्रश्न। अपने साथियों के साथ बातचीत, बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये बात तो सही कही गई है ना, हमें नेगेटिव बताना है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते भी, ठीक है, सही बात कही गई है। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करें, तो ये भी बात सही है भाई, प्रयोग के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी गतिविधियां हों। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, मूल्यांकन हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों की हम क्षमता को जान सके और उनमें क्या उनमें सुधार करना है वो कर सके समय समय पर। ये थोड़ी कि हम लास्ट में ही उनका केवल मूल्यांकन करें। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न आपको इस क्लास में फिर से देखने को मिल रहा है, अभिकथन और तर्क का। अभिकथन कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि विज्ञान को ठीक तरह से पुनरूपित करें, जैसे उन्होंने ग्रहित किया है, जैसे उन्होंने ग्रहण किया है वैसे ही उसको वो समझ लें। ये बात नहीं सही है ना, गलत है भाई। जैसे टीचर बता रहा है क्या सेम उसको कॉपी कर ले। अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया। अधिगम को क्या हम निष्क्रिय रूप से प्राप्त करेंगे, ये भी गलत है। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपका अभिकथन गलत है तो तर्क भी गलत होगा, लेकिन आपको एक नज़र देख लेना है तर्क के लिए भी, क्योंकि पेपर जो होता है वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो दोनों ही गलत हैं। क्या हम लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। पेपर जो है भाई लेंदी हो जाता है, बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है ना, तो अभी से जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी कि हम जल्दी से क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर सोचें। चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है। ठीक है, चारू का कोई भी सब्जेक्ट है उसमें उसको अभिरुचि नहीं है, वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रही है। तो चारू जो है वो कैसी है? वो असफलता परिहार विद्यार्थी, मतलब केवल उसे फेल होने से बचना है, इस डर से वह पढ़ रही है। ठीक है, महारत वगैरह नहीं हासिल करनी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं है? कौन सी ऐसी कार्यनीति है जो अधिगम के लिए प्रभावी नहीं है, ये बताना है। अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र। तो इसके लिए क्या करेंगे जो प्रभावी नहीं बनाता है? देखिए, स्वयं से प्रश्न पूछेंगे तो प्रभावी होता है ना बालक, और अवधारणा मानचित्र बनाना ये भी प्रभावी करेगा, किसी साथी को समझाना ये भी प्रभावी है। तो अर्थहीन अनुवाचन जो है ये एक प्रभावी रणनीति नहीं है।
चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या है कि मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर मध्य विद्यालय है तो क्या वहाँ पे देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं अपने दिमाग से। देखिए भय और तनाव कभी भी नहीं उपलब्ध कर पाएंगे। वेधन व रटना, रटना रोट लर्निंग पे तो भाई बिल्कुल ही विरोध किया गया है। प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, क्या बच्चों का जो वातावरण हम ऐसा बनाएंगे कि बच्चे आपस में प्रतिस्पर्धा करें? नहीं भाई। सहयोगात्मक और सहकारात्मक का उपयोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, नई शिक्षा नीति जो 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के लिए शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। तो क्या कहती है नई शिक्षा नीति? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित नहीं भाई, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो इसमें हम लगाएंगे अनुभवात्मक होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे जो है वो अनुभव के अनुसार सीखे, व्यवहारवादी भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 29, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, बच्चे को कोई नई अवधारणा से हमें परिचय कराना है तो क्या अमूर्त से ठोस? भाई अमूर्त से कैसे बच्चा समझ पाएगा? अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक नहीं भाई, अपरिचित से परिचित की ओर ले जाएंगे हम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट का भी 30वां नंबर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे बोला गया है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक, तो क्या लगाएंगे, बहिष्कार व्यवहारों, शिक्षार्थी केंद्रित। तो बहिष्कार व्यवहारों से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, तो ठीक है यही रखना है। समावेशी व्यवहार से थोड़ी प्रभावित होंगे। फिर और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। सकारात्मक कब होगा, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसी लगी भाई क्लास आप लोगों को? और सेशन पसंद आया करे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो समय समय पर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।